Hello students of Standard 11, Learning Economics, Chapter 10, Budget, Session 4. Topics of the session for the day are types of goods and service tax, enforcement of goods and service tax, tax credit scheme, types of deficits in a budget, revenue deficit, budgetary deficit, fiscal deficit, and primary deficit. These are the four deficits, that is the types of deficit we can see in a budget. So let's begin the particular session with the first topic, that is types of goods and services tax. In India, GST is classified in two broad categories. We can classify the GST, the word GST, that is been applicable in two broad categories. The first one is the includes CGST and SGST or UTGST. CGST includes central GST, that is been applicable, central goods and services tax, and SGST is state goods and services tax, and UT is for union territories. This is how the GST is applicable in these three sectors. And the second one is IGST, which is international GST, that has been included, the international transactions of goods and services. So the production and sale of goods and services is categorized as those produced and sold within a single state, or it can be termed as that those produced and sold between states. So how it can be done कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो या तो बन रहा है या सेल हो रहा है अपने ही स्टेट के अंदर, मतलब वो वहीं पे प्रोड्यूस किया जा रहा है और वहीं सेल किया जा रहा है, किसी और स्टेट में उसे सेल नहीं किया जा रहा है। और या फिर ऐसा होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या सेल हो रहे हैं वो एक स्टेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं पर अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको, तो जिस भी तरह से ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस तरह से उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इसीलिए हमारे पास अब भी डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी है, एक ही तरह से इंक्लूड होता है बट टर्म उसे अलग अलग तरीके से किया गया है। द कैटेगरीज ऑफ जीएसटी आर बेस्ड ऑन दिस डिफरेंसेस। जनरली इसको इसीलिए कैटेगराइज क्योंकि अगर वो विद इन द स्टेट हो रहा है, मतलब उसमें किसी भी टाइप का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटर स्टेट भी नहीं है, तो उस पर टैक्स अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। और अगर वो स्टेट वाइज हो रहा है तो किस तरह से होगा, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। सो लेट अस लर्न अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, जो हम सेंट्रली स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज वाइज इसमें इंक्लूड करते हैं। If a goods or service is produced within the same state or union territory, then two types of GST are levied. अब इसके अंदर अगर हम within the अपने स्टेट के अंदर, ठीक है, या यूनियन टेरिटरीज के अंदर इन्हें एप्लीकेबल करते हैं तो हमारे पास दो तरह की जीएसटी है जो अगर हम स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज कर रहे हैं तो उस पर अप्लाई होता है। तो वो कौन सा है? द फर्स्ट वन इज CGST, that is Central GST, which is a rate charged at centers tax, मतलब थ्रू आउट इंडिया में एक ही बार वो चार्ज हो जाता है। सेंट्रल मतलब हम टोटली एज अ कंट्री, ठीक है, उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस पे हम सेंट्रली उस पे चार्जेस एप्लीकेबल कर रहे हैं। चार्जेस ऑफ व्हाट? द टैक्सेशन दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन इट। एंड द नेक्स्ट वन इज SGST or UTGST, that is state GST, which is charged as the state's tax. एक स्टेट का जो टैक्स होता है उस तरह से कि स्टेट पे ये पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस हो रही है और अब वो इंटर स्टेट ट्रांसफर होने वाली है, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किए जाते हैं। एंड इफ
In case the production and sale is within a union territory, it is called UTGST. अगर वो लक्षद्वीप है, दमन है, ठीक है, ऐसी या दादर नागर हवेली, ऐसे कोई भी यूनियन टेरिटरीज में किसी भी टाइप के गुड प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं तो उस पे यूटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एप्लीकेबल होता है. लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. If a food is produced in Ahmedabad and sold in Bhavnagar and the rate of such a good is 18% and the cost of the good is ₹100, then GST is imposed as. ठीक है, अहमदाबाद भावनगर दोनों गुजरात में है. क्लियर? मतलब स्टेट एक है, सिर्फ सिटी वाइज विद इन द स्टेट इसे रिवॉल्व किया जा रहा है, तो इसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है कितना है? 18%. और उस गुड्स की कॉस्टिंग क्या है? ₹100. तो लेट अस सी वो एप्लीकेबल कैसे होता है. इस पे जो CGST है वो कितना लगेगा? 9%. क्यों? क्योंकि वो स्टेट कंट्री को बिलोंग करता है, तो सेंट्रली उसके ऊपर चार्ज एप्लीकेबल कंपल्सरी होगा ही. तो 9% चार्ज हुआ, तो 100 का 9% कितना हुआ? ₹9. अब स्टेट भी अपना अकॉर्डिंगली चार्ज लगाएगी. फाइन. तो देखो 18% था, उसे सेंट्रली और स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. इससे सेंट्रली भी जितना रेट ऑफ टैक्सेशन कलेक्ट होना चाहिए था उन्हें मिल गया और स्टेट वाइज भी जितना होना चाहिए था उन्हें उतना भी मिल गया. बार बार आपको ये पे करने को नहीं आ रहा है. फाइन. सो नाउ हाउ इट इज बीन अप्लाइड. अब GST जो लगा है 9%, वो कितना हुआ? ₹9. तो टोटल हमें 18% GST पे करना था, जो ₹18 हुआ. अगर हम 100 पे डायरेक्ट 18% करते तो भी ₹18 होता, और अगर हमने उसे सेंट्रल या स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो भी वो 18% है ही. सो 100 plus 18 equals to 118, and this is the final price that is to be paid by the consumer. सो डायरेक्ट 18% जो अप्लाई होना चाहिए था इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे, उतना ही उनसे चार्ज किया गया है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ GST. IGST, that is Integrated Goods and Service Tax. If a good produced in one state is sold in another state, then the applicable GST rate is IGST. मतलब अगर वो गुजरात में प्रोड्यूस हुआ है, फाइन, और वो महाराष्ट्र में सेल किया जा रहा है, फाइन, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब एप्लीकेबल होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ये हो रहा है. फाइन. अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं. इफ अ गुड प्रोड्यूस्ड इन अहमदाबाद इज सोल्ड इन मुंबई, देन IGST इज एप्लीकेबल इफ गुड वैल्यू of is ₹100 and the IGST rate for the product is 18%. फाइन. तो हम इसे किस तरह से अप्लाई करेंगे? कॉस्ट क्या है? 100. IGST कितना लगा? ₹18, और 18% था इसलिए ₹18. फाइनल प्राइस हमने जो पे, तो हम चाहे IGST पे कर रहे हैं, हम चाहे SGST पे कर रहे हैं, हम चाहे CGST पे कर रहे हैं, या हम UTGST किसी भी टाइप का GST हम पे कर रहे हैं जो सेंट्रली एप्लीकेबल है, स्टेट वाइज एप्लीकेबल है, या यूनियन टेरिटरी वाइज, या फिर इंटीग्रेटेड, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं. फाइन. तो किसी भी तरीके से एप्लीकेबल क्यों ना हो, परसेंटेज वही है, अमाउंट वही लगना है, चार्ज करने का तरीका अलग अलग. अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेज ही नहीं रहे हो, तो उसमें 2 चार्जेस लगेंगे, जो सेंट्रली उस पर एप्लीकेबल होगा और स्टेट वाइज. बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेटेड, मतलब एक साथ उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. फाइन. Now let us learn the next topic, that is enforcement of the GST, that why the GST is being enforced. Fine. GST was introduced from July 1, 2017 after making constitutional amendment. Constitutional amendment क्या होता है? बहुत सारे rules, laws, regulations जो create किए जाते हैं उनमें अमेंडमेंट इज चेंजेस, या उसके अंदर वो क्लॉजेस या फिर वो पर्टिकुलर रूल्स ऐड करना. तो ये बहुत सारे चेंजेस करने के बाद जुलाई 1, 2017 से एप्लीकेबल हुआ था. इट रिप्लेस्ड अबाउट 17 डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वेर इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया. फाइन. मतलब हमारे ऊपर जब
जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ था तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेशंस थे जो एप्लीकेबल थे और हमें वो पे करना पड़ता था. But after the GST have been introduced, 17 different type of indirect taxes were असाइडेड, उसे हटा दिया गया और उसके बदले सिर्फ एक ही तरह का जीएसटी जो है एप्लीकेबल किया गया. एक ही टैक्सेशन सिस्टम है जीएसटी जो हमें उन सब के बदले वन टाइम पे करना है. द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट एनफोर्समेंट एरियाज ऑफ जीएसटी इन इंडिया. सो कहाँ कहाँ पे वो वेरिएशंस आए, वो चेंजेस मैक्सिमम देखे गए. लेट अस लर्न अबाउट दैट. First is respective rates of central and state indirect taxes were determined by the center and state with different consideration. With one GST for the whole country emerged the need to have one nodal agency to determine rates and regulate the GST procedure. For this purpose, the GST Council was set up. सो जब इतने सारे टैक्सेस अलग अलग तरीके से हटाए गए, एक ही टैक्स सिस्टम एप्लीकेबल किया गया जीएसटी, तो बहुत ध्यान से ये सारा सिस्टम, ये चार्जेस और परफेक्टली एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान दिया जाए. इन सब के लिए एक काउंसिल सेट किया गया ताकि जब भी जहां से जिस भी तरीके से जीएसटी कलेक्ट हो उसे परफेक्टली जो है कलेक्ट किया जा सके, उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास हो और किसी भी टाइप का कोई चीटिंग नहीं हो रहा है, इस पे स्पेशली ध्यान दिया जा सके. सो council has been set up for that particular thing. The chairperson of this council is the finance minister of India and the finance minister of states are its members. The council meets every 3 months. तो अब जो ये काउंसिल बनाया गया है उसका कोई ना कोई हेड होगा, तो वो हेड कौन होता है? हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर. जो भी हमारा फाइनेंशियल मिनिस्टर जिस भी टाइम पीरियड पे वो रहेंगे वही उस चीज को लीड कर रहे होंगे. और हर स्टेट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, क्योंकि हर स्टेट में अपने अपने तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता है. तो वो सारे टैक्स जो कलेक्ट होते हैं, फाइन, उसके जो भी रिलेटेड क्वेरीज है, कलेक्शन हुआ है, एक्सपेंसेस करने हैं, इनकम जनरेट हुई, इन सब चीज़ों का डिस्कशन होता है. और ये काउंसिल हर 3 महीने में एक मीटिंग करती है ताकि कोई भी चेंजेस आ रहा है, किस तरह से अप्लाई हुआ है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस हो सके. द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज रेट्स ऑफ जीएसटी, कि किस तरह से रेट्स ऑफ जीएसटी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एप्लीकेबल हुआ. इन द बिगनिंग 5 different rates of GST are determined for different types of goods and services. जब इनिशियली GST एप्लीकेबल हुआ 5 तरह के रेट्स थे GST में जो एप्लीकेबल हुए. फर्स्ट वी नीड टू लर्न इज जीरो GST, मतलब कोई भी परसेंटेज उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा. Certain goods and services are exempted from GST and so these goods have a 0% rate of GST. Some of these goods and services are certain agricultural goods like vegetables, fruits, cereals, education and health services. तो ये ऐसे पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज है जिसपे किसी भी टाइप का कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब इस पे टैक्सेशन नहीं लगते हैं. ये फूड आइटम्स जो है, जैसे हमारे कितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट्स नहीं जिससे प्रोडक्शन आगे हो सकता है, बल्कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जो हमारे डेली लाइफ में हमें यूज आते हैं, उन सब के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है. विद दैट जो एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज है उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है. तो दीज आर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जिस पे जीएसटी जो है टोटली 0% लगता है. फाइन. द नेक्स्ट टाइप ऑफ जीएसटी दैट इज बीइंग इज लेवल ऑफ रेट्स जो अप्लाई होता है. अलग अलग लेवल ऑफ रेट्स है जो लगते हैं. अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड एट 5%, 12%, 18% and 28% depending on the types of needs which they satisfy. 28% rate is imposed mostly on entertainment and luxurious goods and services. Fine. तो अब ये अलग अलग है, किसी पे 5% लग रहा है, किसी पे 12%, किसी पे 18%. डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ गुड्स मार्केट के अंदर जो है हमें अप्लाई किया जा रहा है. बहुत सारे ऐसे हैं जिसपे सिर्फ 5% वगैरह ही एप्लीकेबल होता है, ज्यादा नहीं होता है. कुछ है जिसपे
जनरली व्हेन इट कम्स टू 28%, जो हाईएस्ट परसेंटेज रेट ऑफ टैक्सेशन है जो चार्ज किया जाता है, वो या तो किसी भी टाइप का एंटरटेनमेंट आप कह सकते हो कि आप मूवीज जा रहे हो, किसी अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह में जा रहे हो, फाइन, ऐसे किसी जगह पे जा रहे हो, या फिर कोई लग्जरियस गुड, हाई फाई कार्स वगैरह आपने ली है, या इस टाइप की कोई भी लग्जरियस गुड्स या सर्विसेज हम यूज करते हैं, उसके ऊपर हमें 28% भरना है और किसी के ऊपर नहीं। The next type is compensation to states. Certain states को कई compensation मिलते हैं. As such, what there is a bill to provide compensation for 5 years for introduction of GST to state that suffer loss of revenue owing to introduction of GST. जब GST इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब एप्लीकेबल किया गया कि अब बाकी सारे टैक्सेस नहीं लगते, GST लगेगा। बहुत सारे स्टेट्स वगैरह ऐसे भी थे जिन्होंने जीएसटी की वजह से बहुत सारे लॉसेस बेयर किए, क्योंकि जो टैक्सेशन कलेक्ट होने से इनकम जनरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, उन्हें 5 साल का कंपेंसेशन दिया गया कि वो जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे उसे कंट्री वाइज कलेक्शन नहीं होगा, वो अपने स्टेट के पॉसिबिलिटीज जो भी नीड्स वगैरह है उसको फुलफिल करने के लिए उसे यूटिलाइज करेंगे। So this is how the compensation were also given to certain states. As an immediate effect of GST, some states would gain while some would incur revenue loss owing to GST. तो कुछ स्टेट्स को फायदा हुआ, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह अर्न हुआ क्योंकि डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट हो रहा था और इनकम जनरेट हुई, बट कुछ को जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू सर्टेन चीज़ों को पॉसिबली हैंडल कर रहे थे उन्हें लॉसेस भी हुआ। तो अकॉर्डिंगली उन्हें ये कंपेंसेशन दिया गया ताकि वो इन सिचुएशंस को हैंडल कर सके और इससे कोप अप कर सके। द नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज केप्ट आउटसाइड द रिल्म ऑफ जीएसटी। कुछ ऐसी कैटेगरीज भी है जिन्हें हम अगर कहते हैं ना उस सर्कल, उस बाउंड्री से काफी अलग कंसिडर किया गया है। In the initial phase, certain goods and services are kept outside the purview of GST. These are taxed according to the earlier rates of various indirect taxes. Gradually, these goods may be brought under the purview of GST. अब ये सारी चीजें क्या है कि बहुत सारी जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ और मेजॉरिटी सेक्शंस में एप्लीकेबल हुआ, कुछ पर्टिकुलर ऐसे सेक्शंस थे जिसे जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। उनमें टैक्सेस जो इंक्लूड थे वो किस तरह से, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उन पे लगते थे बाकी के, चाहे वो वैट हो, चाहे सर्विस टैक्स हो, ऑक्ट्रॉय टैक्स हो, किसी भी टाइप के, उसी तरीके से उस पे वो एप्लीकेबल किया गया। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वेर दे वेर अल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे पेट्रोल, डीजल, क्रूड, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं, वही पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस ही एप्लीकेबल है, अकॉर्डिंगली ही उस पर चार्ज किया जाता है। लेट अस ऑल्सो लर्न अबाउट द टैक्स क्रेडिट स्कीम कि किस तरह से इन्हें क्रेडिट किया जाता है। अर्लियर देयर वॉज नो प्रोविजंस अंडर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम फॉर input tax credit on indirect tax paid, but now GST allows for input tax credit. पहले जब टैक्स वगैरह लिया जाता था, जो क्रेडिट करना है, ठीक है, वापस, मतलब आपने टैक्सेशन स्लैब दिखाया, आपके इतने पेमेंट्स वगैरह, मतलब जो भी है उस पर आपको सर्टेन टैक्स क्रेडिट बहुत बार मिलता है। तो पहले वो सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं हो पाती थी, आती नहीं थी, मिलती नहीं थी, और इतने टाइप के टैक्स बता के उसको कैसे सेटल कर दिया जाता था पता नहीं चलता था। बट अब टैक्स क्रेडिट मिलता है आपको सर्टेन गुड्स वगैरह पे, तो वो किस तरह से मिलता है, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। जीएसटी पेड बाय द ट्रेडर at the time of purchase of goods is deductible from GST payable at the time of sale of the same good. Example, when a trader pays GST of rupees 35,000 at the time of purchase of goods, and if rupees 40,000 is payable as GST on the sales of the same goods, GST paid 35,000 at the time of purchase is deductible from the GST payable rupees 40,000 on the sale of goods and required to pay net amount of rupees 5,000 as GST. मतलब मैंने जब ये गुड्स परचेज किया था, मैंने 35,000 जीएसटी उसके ऊपर पे कर दी थी, फाइन। तो एक बार उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर जीएसटी पे हो चुकी है। अब मैं अगर रेट इंक्रीज करके उसको मार्केट में सेल कर रही हूँ तो अमाउंट ऑफ जीएसटी भी उससे ज्यादा आएगा।
तो मानो जब मैंने वो गुड्स प्रोड्यूस करके या फिर उसे परचेज करके लाई और उसे सेल कर रही थी, तो उस पर जीएसटी 35,000। अब जब मैं उसे सेल कर रही हूँ, उसके ऊपर जो जीएसटी का अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 40,000, बट एक्चुअल में 35,000 का जीएसटी ऑलरेडी पेड हो चुका है। तो अब जो जीएसटी उस पर एप्लीकेबल होगा दैट विल बी ओनली 5,000 रुपीज। तो अब जो डिफरेंस अमाउंट होगा सिर्फ उसे पे करना है वापस। मुझे 35,000 प्लस 40,000 75,000 एक पर्टिकुलर सेम कमोडिटी के ऊपर पे नहीं करना है। द डिफरेंस अमाउंट अगर वो इंक्रीज होके आ रहा है तो सिर्फ उतना ही उसके ऊपर चार्जेबल होगा। We have next topic, that is types of deficits in a budget. Let us read about that too. Budget can be balanced or unbalanced between total income and total expenditure. An unbalanced budget can have a surplus or a deficit. हमने पहले भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के बारे में पढ़ा है। बैलेंस में जहां पर आपके पास जितनी इनकम है आप उतना ही एक्सपेंसेस कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं। और अनबैलेंस में दोनों सिचुएशन थी, जहां पर आपके पास अमाउंट इधर सरप्लस में जा रहा है और इधर आपके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी इनकम कम पड़ रही है और आपके पास डेफिसिट अमाउंट है। तो ओवर हियर वी आर गोइंग टू लर्न कि हमें किस किस टाइप के डेफिसिट्स है जो बेयर करने पड़ते हैं। द टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स इन अ बजट with specific reference to India are, so we have the first type of deficit, that is revenue deficit. Revenue deficit arises when total expenditure of the government on revenue, that is current revenue account, is more than the total receipts of the government on the revenue account. मतलब जो current period का expenses है गवर्नमेंट का वो कम है। किससे? एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इनकम बहुत कम है, तो हम उसे रेवेन्यू, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना अमाउंट जनरेट होना चाहिए, वो अमाउंट जब जनरेट नहीं हो रहा है, फाइन, तो हम क्या, इनकम कम हम रिसीव कर रहे हैं और हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मनी हम उस पर स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू डेफिसिट हमें फेस करना पड़ता है। Revenue account contains current transactions of the government, and a deficit in this account in a simple sense means that the government is not able to meet its routine expenditure from its current income. This shows inefficient working of government machinery. Such a deficit can be met by greater borrowings on the capital account. तो ये क्या है, करंट पीरियड में जितनी भी इनकम जनरेट हुई, ठीक है, करंट इनकम जितने हैं उससे हमारे डे टू डे के जो एक्सपेंसेस है हम वो भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें सर्टेन टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स क्रिएट करनी पड़ती है। इधर हम इंटरस्टेट ले रहे हैं, हम बैंक से ले रहे हैं, हम आरबीआई से ले रहे हैं, किसी भी तरह से लोन करके हमें जो वो इनएफिशिएंसी है उसे रिमूव करना पड़ता है। वो पर्टिकुलर एरिया जो है जहां पैसों की कमी हो रही है और एक्सपेंसेस को टैकल करना, हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, उसे हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। The next type of deficit that we have is budgetary deficit. When the total expenditure, that is current as well as capital, is greater than the total income, current as well as capital in a budget, then budgetary deficit is said to have risen. इसमें हमने एक बजट प्लान किया कि इतने इतने एक्सपेंसेस हमें करने हैं और इतनी इतनी इनकम अलग अलग सोर्सेज से जनरेट होने वाली है, फाइन। उनमें जब भी हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और इनकम के सोर्सेज हमें हमारे बजट में दिखाई नहीं देते हैं, इनकम कम दिखाई दे रही है कि हमने पूरा बजट बनाया कि यहाँ से पैसे आने हैं बट नहीं आए, वहां पर जब पैसों की कमी होती है, बजट में कमी होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज बजट डेफिसिट. The central government incurs deficit financing, borrows from RBI to meet this deficit, and the state government borrow more from the central government, which is called overdraft. तो इसमें दो तरीके से हम जो है इस डेफिसिट को मीट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या करती है, आरबीआई से ये सारे पैसे लेती है और जितने भी नीड्स वगैरह है उसको फुलफिल करने की कोशिश करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेती है, जिसे ओवरड्राफ्ट, मतलब उन्हें किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्पस को फुलफिल करने के लिए जितने पैसे ऑलरेडी दिए गए थे अब उससे ज्यादा उन्हें दिए जा रहे हैं, फाइन। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, उस पर्टिकुलर बोरोइंग्स को ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, क्योंकि आप
को जितने पैसे उस पर्टिकुलर, अब आपको उससे ज़्यादा नीड है, ठीक है, तो आपने गवर्नमेंट से और पैसों की अर्ज की है, डिमांड की है, तो उसे हम ओवरड्राफ्ट ऑफ आस्किंग फॉर मनी कहेंगे। द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट। द borrowings of a government from the market are considered as income on the capital account. However, this is a debt created by government and must not be included as a source of income. ये ऐसी बोरिंग है जो मार्केट वगैरह से ली जाती है अपनी नीड्स को, मतलब कंट्री की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसे हम इनकम की तरह जनरली नहीं बताते। क्यों? क्योंकि इतने सारे एक्सपेंसेस डे टू डे इनकर होते चले जाते हैं कि उनको मीट कर पाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो गवर्नमेंट को ये पैसे लेने पड़ते हैं। ये ऐसा कर्जा है जो हमें बहुत इमीडिएट इफेक्ट में पे ऑफ करना पड़ता है, इसीलिए हम इसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताते। और जो फाइनेंशियल स्लैब है उसमें इनकम की जो कमी है वो दिखाई जाती है, बट हमारे एक्सपेंसेस हम उसमें मीट कर रहे होते हैं। Hence, if market borrowings are added in the budgetary deficit, then we get fiscal deficit. Fiscal deficit is therefore higher than budgetary deficit. ठीक है, ये हायर इसलिए है क्योंकि हम अपने, ठीक है, हमने जो बजट प्लान किया है उसको मीट करने के लिए फाइनेंस मार्केट से रिसीव कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली हमारा जो फाइनेंशियल स्लैब है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, इसलिए बजट से हायर। क्योंकि हमने बजट तो एक लिमिट तक बनाया था कि इतने एक्सपेंसेस, अब हमें इनकम इतना चाहिए था, पर वो इनकम वहाँ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमें अपने फाइनेंशियल क्लॉज वगैरह मेट करने पड़ रहे हैं मार्केट से बोरो करके। सो टू मीट इट वी नीड मनी, और इन मनी को टैकल करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, तो वी कंसिडर इट एज के बजट से ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है एप्लीकेबल हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम दैट एक्सक्लूड्स मार्केट बोरिंग। यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, उसमें से जितनी इनकम, बट इसमें इनकम जो हम इंक्लूड नहीं करते वो ये है कि मार्केट से हमने जितना भी उधार लिया है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो हमारी इनकम की तरह हम कंसिडर नहीं करते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ डेफिसिट दैट वी हैव इज प्राइमरी डेफिसिट. This is relatively new concept in Indian budget. Primary deficit is obtained after deducting interest payments from fiscal deficit. Interest payment constitutes an important part of government expenditure. Interest payment क्या है कि हमने कैपिटल वगैरह जनरेट की है, उसका इंटरेस्ट पे करना है, हमने लोन लिया है, हमें लोन पे भी इंटरेस्ट पे करना है, हमने अलग अलग सेक्टर से लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे। तो जब हम इसे पे कर रहे होते हैं वो हम डायरेक्ट अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में से दिखा रहे होते हैं कि इतना तो हमें पे करना ही है, तो ये इनकम तो है ही नहीं, ये हमारे अलग ही एक्सपेंसेस है जो हमें बेयर करने हैं। इस इनकम से इतना एक्सपेंस पे करने के बाद अब ये हमारी इनकम है, और इसमें से अब हम अपना बजट जो है या फाइनेंशियल ईयर है उसे प्लान कर सकते हैं। बट these are not expenditures actually incurred on current activities but are an inevitable burden to be paid for amount borrowed in the past. क्योंकि हम इसे अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे करंट पीरियड का किसी टाइप का एक्सपेंस नहीं है कि कोई बहुत प्रोडक्टिव हमें कुछ करना है उसके लिए कि ये खर्चा हमने किया था। ये तो वो एक्सपेंस है जो हमने पास्ट में लोन लिए हुए हैं, जिसका जो कंसर्न है, जिसकी जो लाइबिलिटी है काइंड ऑफ, हमें किसी भी हाल में पे करनी है, क्योंकि अमाउंट पास्ट में बोरो किया गया और उसके लिए हमें पे करना ही होगा। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो हम ना ही उन्हें अपने एक्चुअल करंट एक्सपेंस में इंक्लूड कर सकते हैं और ना ही हम अपनी इनकम में इसको दिखा सकते हैं कि इनकम थी इसकी वजह से ये हमें एनी हाउ विथ कंसिडरेशन पे करना होता ही है। हेंस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट टेक्स आउट interest payments from fiscal deficit. This concept does not have policy significance. So this is the financial deficit जो भी है अमाउंट है उसमें से कंपल्सरी इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह होता है. So these are the kind of deficit that is being faced by the government, that can be financial, budgetary, primary, so that the situation can be handled accordingly, the expenses can be planned, the income from different sources can be generated. So this is all about the budget, that how we need to maintain the budget, we need to plan our expenses, we need to know that from where the sources of income can be found. Thank you.